नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका रेकी गुरु अलाप दोषी आप सभी का आदर्श अहमदाबाद की ओर से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के शुभ दिन पर आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं। मित्रों, आज जिन जिन शिक्षकों ने, जिन जिन टीचर्स ने, जिन जिन गुरुओं ने हमें जो जो ज्ञान प्रदान किया हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दिया हो या परोक्ष रूप से, आज हम तहे दिल से उन सभी का हृदय से अभिवादन करना चाहेंगे। दोस्तों, आज टीचर्स डे की इस शुभ अवसर पर हम हमारे हर एक शिक्षक को अंतर से याद करेंगे, उनको अंतर से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और अगर हो सके तो अगर किसी भी शिक्षक का आपके साथ परिचय है या उनका कोई फोन नंबर वगैरह है या एड्रेस माफ कीजिएगा, कोरोना की वजह से हम मिलने तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज उन सभी शिक्षकों को आप मोबाइल से एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट कीजिएगा और उनको भेजिएगा। मैं चाहूंगा दोस्तों कि वो मैसेज आपका खुद का होना जरूरी है। मेहरबानी करके फॉरवर्डेड मैसेज मत डालिएगा। उस शिक्षक के पास से आपको जो जो चीजें सीखने को मिली, जिसकी वजह से आपको यह लग रहा है कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया, तो बस वही आपकी जो लागणी है, आपकी जो स्पंदन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को आप आपके शिक्षक को भेजिएगा। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, आज मैं टीचर्स डे पर कोई ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। हमारा जो विषय है आज का, वो है रेकी के बारे में जितनी भी गलत मान्यताएं हैं, जितने भी गलत सोच हैं, या जिसे भ्रम बोल सकते हैं, मिथ्स बोल सकते हैं, आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ज्यादातर जितने भी रेकी गुरु हैं, इन सब ने ये तय किया हुआ है, जो अपना इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन है, उसमें यह तय किया गया है कि भाई एक सिलेबस फॉर्मेट किया गया, जिसमें सबसे पहले सेशन में जो उसुई जी का जो पहला लेवल है, उस लेवल में रेकी के बारे में जितनी भी गैर मान्यताएं हैं, जितनी भी गलत सोच हैं, इन सब को क्लैरिफाई करने की जिम्मेदारी रेकी गुरु, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर की है। दोस्तों, मुझे कई बार यह भी लगता है कि जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चालू करें, तो कुछ हद के बाद या कुछ समय के बाद मैं हमेशा ये मानता हूं कि कम से कम उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस थियरी के बारे में, उस फिलोसॉफी के बारे में लोगों की जो भी गलत राय हैं, जो भी गलत मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं आपको मालूम, क्योंकि तभी आप उस मान्यताओं को गलत, उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कई बार मैंने यह भी देखा हुआ है दोस्तों कि कई लोगों को रेकी सीखना है, लेकिन ऐसी ही गलत मान्यताओं की वजह से वो लोग फिर आगे नहीं आ सकते हैं, वो रेकी को नहीं सीखते हैं। उसका मुख्य कारण कि गलत मान्यता या गलत जो भी सोच है, वो सोच कहीं ना कहीं उनको रोक देती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही रेकी के बारे में जो गलत मान्यता है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और वो किस तरीके से गलत है उसका भी हम साइंटिफिक तरीके से एक वर्गीकरण करके फिर उसमें हम जुस्सा बढ़ाएंगे। दोस्तों, मेरे अब तक के 15 साल के रेकी के अनुभव में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए कि जिन लोगों ने रेकी के बारे में मुझे बहुत तरीके के अलग अलग प्रश्न किए। उन्होंने अपने जो भी सोच है रेकी के बारे में, वो भी मुझे बहुत से पूछे। और दूसरी बात कि आप लोगों ने भी जितने भी प्रश्न मुझे भिजवाए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रेकी के बारे में जो गलत सोच है, उस सोच को हम बकाया हम कहीं ना कहीं निर्मूल कर पाएंगे। एक दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे हृदय से शेयर करना चाहूंगा
अब तक मैंने जितने भी लाइव सेशन दिए हैं, हर एक बार आप लोगों ने मुझे लाइवली जो कमेंट्स दिए हैं, वो सारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बूस्टअप देते हैं, और उसी की वजह से वापस मैं अगले हफ्ते शनिवार को 4 बजे वापस आपके सामने प्रस्तुत हो जाता हूं। दोस्तों, रेकी के बारे में जितनी भी गलत मान्यता है उसको एक के बाद एक अपन लेते चले तो सबसे पहली बात यह है कि रेकी जो क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहला प्रश्न ये है, एक भाई साहब ने पूछा हुआ कि क्या रेकी कोई संप्रदाय है, रेकी कोई धर्म है? तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि रेकी कोई संप्रदाय नहीं है, रेकी कोई धर्म नहीं है, रेकी एक फिलॉसफी है, रेकी एक अलग तरीके का सिस्टम है, एक सोच है, एक साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है। देखिए, रेकी में अगर आप एज अ पेशेंट आते हैं या तो फिर आप एज अ हीलर आते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई धर्म ध्यान करना है, कोई नीति नियम को आगे बढ़ाना है, या तो कहीं ना कहीं चैंटिंग वगैरह करना है, या आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में जाना है। ऐसी कोई भी हमारी कॉमन रिलीजियस प्लेस नहीं है, कहीं पर भी ऐसी कोई चीजें नहीं है। दूसरी बात, न तो हमारा कोई ड्रेस कोड है, तो रेकी जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। और एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जब आपका जन्म होता है तब से रेकी शक्ति आपके साथ रहती है। हकीकत में दोस्तों ऐसा है कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर जीवित हैं या इस विश्व में जीवित हैं, उन सब के साथ रेकी शक्ति रहती ही रहती है। आप सभी को यह मालूम है, वैसे मेरी किताब में भी मैंने ये क्लैरिफाई किया हुआ है। मेरी किताब का पहला जो चैप्टर है वहीं पर मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि हकीकत में जब भी हमारा जन्म होता है तो हम क्या होते हैं? हम एक शक्तिपुंज होते हैं। ये शक्ति क्या होती है? ये शक्ति होती है हमारी रेकी शक्ति। तो हमारे में जो भी अभी गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी जो एनर्जी है उसे हम रेकी बोल सकते हैं, क्योंकि रेकी को ही हम ये बोलते हैं कि जीवन शक्ति। मैं मानता हूं जापान से उसका डेवलपमेंट हुआ, डॉक्टर मिकाऊ उसूई जी ने उसे बहुत अच्छी तरीके से आगे फैलाया, लेकिन रेकी बरसों पुरानी है। ये एनर्जी जब से हम जीते हैं तब से हमारे साथ है। तो आपको ये लगेगा कि अगर रेकी सबसे इनिशियल स्टेज से हमारे साथ है तो आप में और हमारे में इतना फर्क क्यों है? रेकी अगर आपको मदद करती हैं सर, तो फिर हमें मदद क्यों नहीं करती हैं? दोस्तों, आपने एक पानी का पाइप देखा होगा। मैं ज्यादातर ये उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने पानी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, इसके लिए आपने पानी के पाइप का उपयोग किया। फिर क्या होता है कि वहां से आपने पानी का फ्लो चालू कर दिया। जैसे जैसे वो फ्लो चालू हुआ तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी रहेगी, और वो अशुद्धि क्या होती है? तो कहीं ना कहीं पाइप को पकड़ के रखती है। ऐसा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल तक हुआ। फिर क्या होता है? पाइप का जो डायामीटर होता है वो धीरे 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 बंद हो जाता है, और एक लेवल पर वो चौकअप हो जाता है। ये चौकअप क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिल चुकी है। रेकी शक्ति आप में, मुझ में, विश्व के हर एक जीव में, जानवर में, पक्षी में, नदी में, पर्वत में, हर एक जगह पर कहीं पर भी बायस नहीं रखती हैं, और हर एक जगह पर अपना फ्लो एक तरीके से बहाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारे में कुछ न कुछ बदियां आती हैं, कुछ सोच में बदलाव आता है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती है, और फिर धीरे 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 हमें यह महसूस होता है कि हम, या तो हमारे साथ हमारी वो शक्ति नहीं रहती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, कितना मस्त रहता है अपनी ही मस्ती में, जब भी देखो मस्त रहा। हम भी वही थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए सब लोगों ने हमें कुछ तैयार किया। पढ़ना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, ये कुछ रीत रिवाज है, ये कुछ नीति नियम है।
कहीं ना कहीं हम एक डोर में, कहीं ना कहीं एक रूम में, या कहीं ना कहीं एक स्पेस में हम खुद को बंद करते चले गए। विश्व का फैलावा है, शक्ति का फैलावा है, लेकिन हमने हमारी शक्तियों को कहीं ना कहीं कट करना चालू कर दिया। तकलीफ यह हो गई। तो हकीकत यह है कि हमने जब खुद को बंद किया, इसका मतलब यह हुआ कि रेकी शक्ति का जो पावर था वो कहीं ना कहीं कम होना चालू हो गया। तो मित्रों, हकीकत यह है कि रेकी शक्ति हम सब में एक सी ही प्रवाहित होती है, और ये न तो धर्म है, क्योंकि रेकी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपकी चाह चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपकी प्योरिटी चाहिए, आपकी पारदर्शिता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। रेकी शक्ति के लिए है कुछ नीति नियम है, कुछ सिंबल्स वगैरह आपको यूज करने, कुछ साधना करनी है, लेकिन मान लीजिए ये कुछ भी नहीं होता है तो भी रेकी शक्ति काम करती है। अगर आपके हृदय में करुणा है, अगर आप विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो रेकी शक्ति अवश्य आपको मदद करती है। तो सबसे पहली बात, रेकी शक्ति कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आपको आपका धर्म नहीं छोड़ना है, आपको आपका संप्रदाय नहीं छोड़ना है, और ना ही आपको आपकी रूटीन की जो भी हैबिट्स हैं वो नहीं छोड़नी है। बस आप खुद में रहें, आप रूटीन में रहें और रेकी शक्ति का प्रयोग करते जाए। तो ये सबसे पहली बात कि कई लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हम रेकी में जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा आज अलग अलग संप्रदाय हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, शिवपंथी संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, क्रिश्चियंस, मुसलमान। रेकी भी एक ऐसा संप्रदाय है, माफ कीजिएगा, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, एक फिलोसॉफी है। जैसे मान लीजिए कि किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को गिटार बजानी है, किसी को तबला बजाना है, किसी को वायलिन बजाना है, वो सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो क्या उससे उनका धर्म, उनका संप्रदाय कोई नया बनता है? नहीं बनता है। रेकी बस वही चीज है। आपको आपकी किसी भी चीज में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो रेकी न तो कोई संप्रदाय है, न तो कोई अलग से धर्म है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। दूसरा क्वेश्चन मुझे एक लेडी ने पूछा हुआ है। प्रश्न ऐसा है कि सुना है कि रेकी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं इतने साल से रेकी का प्रयोग करता हूं एज अ हीलर। मजा आता है, जबरदस्त इसको एंजॉय करता हूं, लेकिन अगर सब्जी को काटना है, समारना है, मैं नहीं कर सकता। मैंने ट्राई किया था 2-3 तरफे, मेरे गुरु के सानिध्य में रह के, मेरे गुरु, मेरी धर्म पत्नी, उनके सानिध्य में रह के मैंने प्रयत्न किया था। मैं सब्जियों को सही ढंग से नहीं काट पाया था। एक बार जब वो आटा गूंद रही थी, मैंने बोला चल आज मैं तुझे मदद करवाता हूं। ओके फाइन, तो चल आज मैं आटा गूंदूंगा। ऐसे करके मैंने चालू किया, आटा लिया, पानी डाला, फिर लग रहा है पानी कम है, और डाला, फिर लग रहा है आटा कम है, और डाला, फिर लग रहा है अब पानी कम है। यही प्रोसेस चलती रही। मैंने उसको बुलाया, यार ये कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर उसने इसको बैलेंस किया अपने तरीके से, और फिर जब आटा तैयार हुआ तो उसने बोला आप गूंदिए। ऑनेस्टली जब मैंने उसको गूंदना चालू किया, मेरे शोल्डर, मेरे हाथ जम गए थे, सिकुड़ गए थे। अरे यार, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना एनर्जी डालना पड़ता है, जबकि सामने अगर मैं देखूं तो रेकी में तो कोई एनर्जी मुझे नहीं डालनी पड़ती। मैं बड़े नॉर्मलिटी के साथ, बड़े ही सिंपल तरीके के साथ उसको एंजॉय करता हूं। सो कोई भी चीज अगर आप पहली बार करते हैं या आपको नहीं आती है, तो पक्का उसमें तकलीफें रहेंगी, पक्का वो आपको उस टाइम पर कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आज आप खुद को ही प्रश्न कीजिए, आज तक की आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, क्या सारी की सारी एक्टिविटीज जैसे ही आपका बर्थ हुआ आप करने लगे? जी नहीं।
थोड़ा सा मजा आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, कहीं ना कहीं असफलता मिली, तब जाके आज आप इस कगार पर, इस स्टेज पर, या तो अपने किसी एक रुतबे के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो मित्रों, हकीकत में रेकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बड़ी ही पेचीदा चीज है। कोई पेचीदा नहीं है। जो चीज आपको हृदय से करनी है, जहां पर आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना है, आरामदायक तरीके से करना है, उसके नैसर्गिक तरीके से करना है, कुदरती तरीके से करना है, तो फिर वो कैसे पेचीदा हो सकती है। और दूसरी बात, कई लोग ये भी बोलते हैं रेकी तो अभी अभी आई। मैं मानता हूं, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने जो रेकी दिया आज करीबन 17 साल हो गया, 7 डिकेड्स हो गए हैं उसके, ऐसा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रेकी जब आज आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आज के एनवायरनमेंट के अनुरूप है। आज का एनवायरनमेंट उसे एक्सेप्ट कर रहा है। आप नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो रेकी पर रिसर्च कर रही हैं। सोचिए, संस्थाएं रिसर्च क्यों करेगी? जब उनको कुछ इसमें तथ्य लग रहा है। तो कोई पेचीदा नहीं है, सिर्फ हृदय के भाव से करना है, अच्छे भाव से करना है। रेकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से करनी है। कोई तरीके की जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। हकीकत में मैं आपको बताऊं कि मैं मैथ्स में बड़ा ही कच्चा खिलाड़ी था। मुझे मैथ्स इतनी आती नहीं थी, पसंद थी लेकिन आती नहीं थी। थोड़ा कंट्रोवर्सी लग रहा है ना? पसंद थी लेकिन आती नहीं थी। आती नहीं थी का कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि जब जब मैंने मैथ्स के एग्जाम दिए थे टिल 10th स्टैंडर्ड, कुछ इतना अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आते थे। और हाइट तो वहां पर हो गई कि जब मैं एकदम कॉन्फिडेंस में था, और मैंने तब मेरी सोच ये थी कि मैं साइंस फैकल्टी में जाऊंगा, साइंस स्ट्रीम में जाऊंगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में मेरे सिर्फ 42 मार्क्स आएंगे, सिर्फ 42 आए थे। तब जाके मैं सोचने लगा कि सही में मुझे मैथ्स आती है या नहीं आती है। फिर बहुत सोचा, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, कॉमर्स में चला गया, शांति से लाइफ को सेट कर दी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज पेचीदा नहीं होती है, या तो आप उसकी बेस को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो मैंने अभी आगे बताया कि जो भी गृहिणियां हैं जब आटा गूंदती हैं तो उनके लिए वो पेचीदा नहीं है। मेरे लिए वो पेचीदा है, क्योंकि उसकी इक्वेशन मुझे नहीं मालूम है, उसकी फॉर्मेशन मुझे नहीं मालूम है, उसके जो पैरामीटर्स है वो मुझे नहीं मालूम है कि कितना आटा होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए। अगर मैं उस चीज को पकड़ लूं तो, उस चीज को मैं समझ लूं तो फिर स्वाभाविक है मैं आटा आराम से गूंद पाऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी एक टांग नहीं है वो हजारों किलोमीटर की साइकिलिंग करता है। एक व्यक्ति जिसके 2 हाथ 2 पैर नहीं है वो स्विमिंग का चैंपियन हो सकता है। एक लेडी जो पंजे लड़ाने में, गांव की लेडी पंजे लड़ाने में उस्ताद हो सकती है। तो कुछ पेचीदापन नहीं है। कई बार कई लोग, ज्यादातर मान्यताएं जो फैलाई जाती हैं उसका मुख्य कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद का एक ओपिनियन देता है। सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पाता है कि ये इसका ओपिनियन है, ये इसका मंतव्य है, और उस टाइम पर वो इसको पकड़ लेता है और फिर उसी चीज को वो आगे फैलाता है। तो मेहरबानी करके ऐसा कतई मत कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप उसको फील ना करेंगे, कुछ उसको रियलाइज ना करेंगे, तब तक आप इसको नहीं मान सकते हैं। रेकी भी उसमें से एक ऐसा ही स्पिरिचुअल साइंस है। एक आगे का प्रश्न है, सिंगल रेकी सेशन जो है क्या चलेगा? भाई साहब का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कि रेकी मुझे चाहिए, मैं आपके पास रेकी के लिए आ रहा हूं, तो सिर्फ एक सेशन चलेगी? देखिए, रेकी एक प्रकार का डॉक्टरी साइंस है। एज अ हीलर हम क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई पेशेंट आएगा, उस पेशेंट की क्या तकलीफ है ये हम पहले समझते हैं। तो यहां पर बात आ गई साइकोलॉजी की,
एज वेल एज हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं का मतलब यह हुआ कि मैं उसके सारे चक्र जो हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा चक्र ज्यादा एक्टिव है या कम एक्टिव है। एक बात पक्की है कि जब तक आपके सारे चक्र बैलेंस नहीं हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ तकलीफें रहेंगी, चाहे वो शारीरिक हैं या मानसिक हैं। यह हकीकत है। तो सबसे पहले हमें उसकी साइकोलॉजी, उसकी पैटर्न, उसकी क्या तकलीफें हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, या उसने खुद ये क्रिएट की हैं, उपजाई हैं, बनाई हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप काउंसलर बनेंगे। छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए मां बाप बन के बात करेंगे। आपका सेम एज का है तो उसके मित्र होके बात करेंगे। और अगर मान लीजिए आपसे बड़े हैं तो आपके बुजुर्ग हैं, आप उनके बच्चे हैं, इस तरीके से बात करेंगे। फिर उनको समझने के बाद उनके कौन से चक्र को बैलेंस करना है, उनके ऑरा को कैसे बैलेंस करना है, यह समझने के बाद ही ट्रीटमेंट दी जा सकती है। रेकी का कोई ऐसा बेसिक फॉर्मूला नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति है कैसे भी करके सीधा हीलिंग कर दो। इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए आपको रेकी का ज्ञान नहीं है लेकिन आप सहृदय अच्छे हृदय के साथ, अच्छे भाव के साथ, करुणा के साथ अगर उस व्यक्ति के लिए अच्छे अच्छे भाव डालते हैं तो वो काम करेगा। लेकिन जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो ये सीधा सा हिसाब है कि भाई अगर आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले पेनक्रियाज और मेंटल लेवल पर अगर देखें तो स्ट्रेस पर काम करना है। डायबिटीज ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? सी, डायबिटीज या किसी भी रोग को जनरेट होने के लिए बड़ा टाइम लगता है। ये रोग रातों रात नहीं आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें फील हुआ कि हमारी बॉडी में कुछ कंफर्टेबल नहीं है, हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स निकलवाए और फिर रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर ये बता रहे हैं कि भाई साहब आपको ये रोग हैं। आपको क्या लग रहा है? कैंसर। जब कोई पेशेंट ये बता रहा है कि मुझे कैंसर का सीधा 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात, बॉडी ने उसे कंप्लेन किया होगा, इस बंदे ने उसको नजरअंदाज किया होगा, इस बंदे ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब जाके वो चीज बढ़ती है और एक लेवल के बाद वो जब अपना बॉडी अपने बॉडी की टेंडेंसी ये है कि अपना बॉडी खुद ब खुद को रिवाइव करता रहता है। कई बार हमें जुकाम हो जाती है तो जुकाम जो होती है वो हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ऐसा है, ये नेचुरल लॉ है। कभी हमें डायरिया हो गया तो जब पेट में गड़बड़ है, कुछ गंदी सी चीजें पेट में हैं जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकती हैं, उस चीजों को डिस्चार्ज कौन करता है? अपना बॉडी करता है। कैसे? थ्रू डायरिया। आप सभी को मालूम है कि जुकाम होती है तो कई बार डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि या तो वो नाक से निकलेगी, या तो वो मुंह से निकलेगा, या तो फिर वो कहीं ना कहीं टॉयलेट यूरिन से निकल जाएगा। तो बॉडी की ये टेंडेंसी है। तो जब तक आप बॉडी की टेंडेंसी को न समझेंगे, आप आपके पेशेंट को सही ढंग से शायद तक हील न कर पाएंगे, ट्रीट न कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि सिर्फ एक सेशन में आप मुझे अच्छा कर दो, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेशन में आप तैयार हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे या तो हील हो जाएंगे। डिपेंड्स आपकी तकलीफें कितनी पेचीदा है, डिपेंड्स आपकी जो तकलीफ है वो कितने साल से हैं, डिपेंड्स कि एज अ हीलर मैं आपको रेकी दे रहा हूं, मैं आपको रेकी पास कर रहा हूं, एज अ चैनल में रेकी दूं, लेकिन आपका एब्जॉर्बिंग पावर कितना है। कई बार हमारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जब उनको रेकी पसार करें तो उनमें एक लेवल से ज्यादा एनर्जी हम पसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी पात्रता नहीं है। पात्रता का मतलब मैं फिजिकली बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पर हमें हमारी एनर्जी को थोड़ा सा स्लो करके, थोड़ा सा काम करके, फिर उसको आगे डाइल्यूट करके फिर उसको आगे पास ऑन करना होता है। तो मेहरबानी करके अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं एक सिटिंग में आपकी ये तकलीफ दूर कर दूंगा, ये ज्यादातर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिटिंग में तो मुझे आपको समझना है, मैं आपको समझूंगा, और फिर हो सकता है 3-4 सिटिंग में या 10 सिटिंग में मैं आपको हील कर पाऊं।
लेकिन डिपेंड्स, एक छोटी सी कोई बात है, अभी अभी कोई चीज ऐसे जनरेट हुई है और अगर हीलिंग दिया जाए तो हो भी सकता है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है कि आप एक सीटिंग में हील हो जाएंगे। रेकी के बारे में एक और क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया है वो ये है, ये बढ़िया है, एक एकदम दिलचस्प क्वेश्चन है, और ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन मुझे पूछते ही पूछते हैं जब भी मेरी सेमिनार होती हैं, या जब मेरे पेशेंट्स वगैरह जब आते हैं जो कुछ गूगल मासी के साथ या बाहर से कहीं से वो कुछ इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं रेकी के बारे में, खुद ही कुछ किताब पढ़ते हैं या ऐसे ही कुछ करते हैं, तो ये क्वेश्चन वो 90%, 90% लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि रेकी डिवाइन एनर्जी है जिसके लिए आप तो कुछ करते हैं नहीं, ये कुदरती है, तो फिर आप रेकी के बारे में चार्जेस क्यों लेते हैं? रेकी के लिए आपको चार्जेस नहीं लेने चाहिए। मैं मानता हूं आप सही हैं, रेकी कुदरती है, और मैंने पहले भी बताया कि ये कुदरती शक्ति आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है? आप खुद उसको डेवलप कीजिए, आप खुद उसको पहचानिए और खुद को हील कीजिए, सिंपल। दूसरी बात, जो चीज कुदरती तरीके से हमें मिलती है, क्या वो सारी की सारी कुदरती चीजों के लिए हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है? हवा पेमेंट करते हैं आप? नहीं करते, ठीक है। पानी, पानी के लिए तो करते ही करते हैं आप, क्यों? अच्छा, तो पानी को रिफाइन किया जाता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो खर्चा होता है, इसीलिए आप पेमेंट करते हैं। जवाब मिल रहा है आपको? सिंपल है, रेकी को सीखने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हीलर को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर तैयार होता है ना, डॉक्टर जितनी भी सिद्धि डेवलप करता है, जितनी प्रैक्टिसेस करता है, ऐसे ही रेकी हीलर को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। जब हीलर अपना समय देता है, जब हीलर अपनी कुछ जो भी एक्सपर्टाइजी है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो क्या उसका ये हक नहीं बनता है कि वो आपसे चार्ज ले? क्या आपका वो हक नहीं बनता है कि जब आपके लिए कोई व्यक्ति अपना समय व्यतीत कर रहा है, अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो आपको उसके लिए, उसकी सराहना के लिए पेमेंट देनी चाहिए? एक और बात मैं बताऊं, मान लीजिए आप ये बोलेंगे कि उसको वॉलंटरी लेवल पर डेवलप करना चाहिए। वॉलंटरी लेवल पर सेवा करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बड़ा ही कठिन है, ये हर एक लोगों की बस की बात नहीं है। रेकी का एक सेशन देने के लिए, अपने ट्रीटमेंट देने के लिए एक एक पेशेंट को 45 मिनट लगता है। उस टाइम पर जो इंसान 45 मिनट आपके लिए कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ हर्जाना आपको देना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर को पेमेंट कर देते हैं। अब डॉक्टर को पेमेंट किस चीज की देते हैं? उसकी नॉलेज की। उसने डायग्नोस किया आपको क्या तकलीफ है, उसने उसके हिसाब से आपको मेडिकेशन दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके लिए आप देते हैं ना, सिंपल। रेकी भी वही चीज है। मैं आपको और एक मजेदार और जिसे बोलते हैं प्राउड वाली बात बताऊं, तो आज बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रेकी को मान्यता देते हैं एज अ हीलर, एज अ प्रोफेशनल हीलर। मैं आपसे यह शेयर करना चाहूंगा कि आज भी बहुत से डॉक्टर मुझे प्रोफेशनल हीलर की हैसियत से अस्पताल में बुलाते हैं रेकी देने के लिए। एपिलेप्सी डे, जो एपिलेप्सी बच्चों के लिए या एपिलेप्सी लोगों के लिए पर्पल डे के हिसाब से भी मनाया जाता है, उस दौरान भी मुझे एज अ हीलर, एज अ अदर थेरापिस्ट मंच पर बुलाया गया था। मैंने करीबन 5 से 7 ऐसे सेमिनार्स किए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए थे, जिसमें सारे के सारे डॉक्टर्स थे जो रेकी सीखने के लिए आए थे। तो सिंपल, जब डॉक्टर मानता है, जो सिर्फ और सिर्फ यहां से ज्यादा सोचता है,
जिसकी आईक्यू हाई है, जब वो मानता है कि कुछ चीज है तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि चार्जेस लेना या न लेना वो हीलर तय करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन को निर्वाह करने के लिए भी रेकी देता हो, तो ये उसका प्रोफेशन है, उस टाइम पे वो चार्ज मांग सकता है, तो आपको देना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये लगता है कि नहीं यार, मैं सब तरीके से सर्वसंपन्न हूं, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे किसी से चार्जेस नहीं लेने हैं, ठीक है, तो वो चार्ज न डिमांड करेगा, आप उसको मत दीजिए। लेकिन हकीकत में अगर मैं बोलूं तो कर्म का जो सिद्धांत है, जिसे ऋणानुबंध बोलते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करता है, तो आपका ये फर्ज है कि आप उसकी सेवा के सामने कुछ भी चीज पे करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ पैसा दीजिए, आप किसी भी तरीके से, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए मेरी माता जी को कोई तकलीफ है, अगर वो जब मुझे बोलती है कि आप मुझे रेकी दे, और जब मैं उनको रेकी पसार करूं एक चैनल की हैसियत से, तो क्या मैं उनसे पैसा डिमांड करूंगा? कतई नहीं करूंगा, सीधा सा हिसाब है। लेकिन कर्म के सिद्धांत के हिसाब से मैं चाहूंगा कि मैं उस टाइम अपनी माता जी को ये बोलूं कि मम्मी, आज तक मैंने जितनी गलतियां की हैं, आप मुझे इनमें से क्षमा अर्पण करें, तो कितना अच्छा रहेगा। गलतियां तो मैंने की होगी, मुझे नहीं मालूम, जाने अनजाने में की होगी, तो ये एक प्रकार का मैंने विनिमय किया तो मजा आता है। दूसरी बात, माता जी से मैं पैसा नहीं ले सकता, लेकिन मुझे अगर मालूम है कि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ अच्छा करूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं, मम्मी आप एक काम कीजिएगा, आप गाय को हर रोज 5 रुपए का घास खिलाइएगा, आप गरीबों के लिए कुछ कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप ये माला जप वगैरह कीजिए, जो भी उनकी आस्था है, कम से कम अच्छे मार्ग के लिए तो उनसे निवेदन कर सकते हैं, तो भी अपना विनिमय खत्म हो जाएगा और कर्म वहां पर 0 हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रेकी हीलर प्रोफेशनली जाता है, पैसा डिमांड करता है, तो अगर आपको उसकी फीस कंफर्टेबल लगे तो देनी चाहिए, और अगर नहीं लग रही तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कोई एक पक्का नियम नहीं बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नैसर्गिक तरीके से हमें मिलती हैं, फिर भी हमें उसका पैसा देना पड़ता है। हम जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या कोई ऐसी चीजें जो जमीन में खुद ब खुद तैयार होती हैं, तो क्या पैसा नहीं देते हैं? सोना निकलता है, चांदी निकलता है, प्लेटिनम निकलता है, कोयला निकलता है, हर एक के लिए पैसा देना पड़ता है। तो और दूसरी बात, पैसे की वजह से उस इंसान को भी रिस्पेक्ट फील होगा, उसे आनंद आएगा, वो ईमानदारी के साथ आपकी ट्रीटमेंट कर पाएगा। आप खुद को ही सोचिएगा कि अगर आपको ऐसे ही सेवा करनी है, मुफ्त में सेवा करनी है, आप सेवा कितने दिन तक कर पाएंगे, कितने समय तक कर पाएंगे, और कितनी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सोचिएगा आप शांति से। आगे का प्रश्न जो है वो जो मैंने शेयर किया उसी के रिलेवेंस में है कि रेकी, बहुत सारे गुरु ये बोलते हैं कि रेकी जब तक आपसे मांगी न जाए, आपसे डिमांड न की जाए, तब तक रेकी नहीं देना चाहिए। बात सही है। डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने कुछ 2 सिद्धांत दिए थे कि जब तक सामने वाला आपसे रेकी के लिए डिमांड न करे, तब तक आप उसे रेकी न देंगे। लेकिन उसके पीछे की एक रीजन थी, एक फिलॉसफी थी, एक लॉजिक था। बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं, रेकी गुरु हैं या रेकी मास्टर्स, टीचर्स या ग्रैंड मास्टर, उसको पकड़ के चल रहे हैं। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पवित्र की बात है, पवित्रता की बात है, सकारात्मकता की बात है, और उस टाइम पे आप ये चाहते हैं कि सामने वाला जब तक मेरे से डिमांड न करे तब तक मैं उसे रेकी नहीं दूंगा। सबसे पहली बात, आप रेकी देने वाला है ही नहीं, आप सिर्फ एक रेकी के चैनल हैं। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप रेकी दे रहे हैं।
ये रेकी शक्ति की आप पर परम कृपा है, असीम कृपा है कि जिसकी वजह से आपके थ्रू रेकी शक्ति आगे प्रवाहित होती है। दूसरी बात, अगर हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति कहीं पे तकलीफ में है, तो एक मानवता की हैसियत से क्या हमें तब तक वेट करना चाहिए कि जब तक वो डिमांड न करे तब तक हम रेकी उसे पसार न करेंगे? तो फिर मानवता कहां गई? हीलर कैसा होना चाहिए? जो करुणा से सबर है, करुणा से भरपूर है। तो तीसरी बात, मान लीजिए मैं रास्ते में से जा रहा हूं, अब तो शायद तक आप लोग मुझे थोड़ा सा पहचान भी लें, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम तो नहीं, माफ करिएगा, आप लोग मेरे चेहरे को देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूं आपके ऐसे ही सारे कमेंट्स के साथ। तो शायद तक आप पहचान जाएंगे, और अगर आपको रेकी की डिमांड है तो आप सामने से मुझे बोलेंगे, सर हमें रेकी चाहिए। लेकिन जिस इंसान को यह नहीं मालूम कि ये रेकी जानता है, वो मेरे से रेकी कैसे डिमांड करेगी? इससे और एक स्टेप, क्या मैं रेकी गुरु का टैग लेके घूमता हूं? जी नहीं। एक और बात, मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा हूं, किसी एक व्यक्ति का अकस्मात हो गया, तो वो मेरे से डिमांड करेगा? वो अपने होशो आवाज में नहीं है, कैसे डिमांड करेगा? एक और स्टेप में, मैं रास्ते से जा रहा हूं, रास्ते में किसी जानवर या पक्षी की तकलीफ है, एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो डिमांड कर भी रहा है तो क्या मैं समझ पा रहा हूं उसकी लैंग्वेज को कि वो मेरे से डिमांड कर रहा है? मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप समझिए, मेहरबानी करके रेकी को बड़े ही स्वस्थता के साथ और उसके नेचुरल तरीके से लीजिए। मेहरबानी करके वहां पे मत डालिए। देखिए, हरेक उन सभी गरीबों के लिए उन्होंने सोचा कि ये सब गरीब हैं, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर मैं उनका दुख दर्द कैसे भी करके, अगर मान लीजिए कि कैसे भी करके मैं इसका दुख दर्द कम कर दूं, तो उन्होंने उन सभी को रेकी से स्वस्थ किया था। स्वस्थ होने के बावजूद भी वो सारे के सारे लोग दूसरे दिन से वहीं पर आके बैठे, वहीं पर आके उन्होंने अपना भीख मांगने का जो बिजनेस था वो चालू कर दिया। तब जाके उसी जो को दुख हुआ था, और उन्होंने ये नियम बनाई थी कि जब तक आपसे कोई रेकी न मांगे तब तक आप उनको रेकी न देंगे। और दूसरा नियम था कि रेकी मुफ्त में मत देना, कारण कि अगर सामने वाले को यह मालूम है कि ये रेकी जानता है और फिर भी वो रेकी के लिए डिमांड नहीं करता है, तो हो सकता है कि उसे रेकी में बिलीफ नहीं है। अब जिनको बिलीफ नहीं है उनके लिए अगर आप कुछ भी कर दे जाए और कुदरती कारण की वजह से मान लीजिए उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उसका श्रेय, उसका निमित्त कौन गिना जाएगा? आप, और आपके साथ रेकी शक्ति। इसीलिए था कि जब तक सामने वाला न मांगे, इसका मतलब कि अगर वो इंसान जानता है रेकी क्या है, वो इंसान आपको जानता है कि रेकी आप कर सकते हैं, फिर भी वो डिमांड न करें, तो मेहरबानी करके रेकी मत दीजिएगा। जिसे बोलते हैं ना कई बार कि कागना बैठना और डाल का गिरना। हो सकता है आपने अच्छे भाव से चालू किया, लेकिन उसका कर्म ऐसा है, उसका नसीब ऐसा है, तो उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उस टाइम पर वो आपको ब्लेम करेगा। इसीलिए इस लॉजिक के साथ इन्होंने ये बोला था। मान लीजिए अगर आपके ही घर का कोई सदस्य है जिसे ये मालूम है कि ये रेकी जानता है, फिर भी वो आपसे डिमांड नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा फर्ज है कि अगर आपके पास समय है, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज 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 उसके लिए रेकी पसार कीजिए। लेकिन इसको मेहरबानी करके बताइएगा मत, उसे जताइएगा मत कि मैंने तुम्हारे लिए रेकी पसार की है। न तो भविष्य में,
मान लीजिए भविष्य में कुछ उसका अच्छा हो गया, उसको नॉर्मलिटी के साथ आप बात कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर बातचीत हुई और हम बोलते कि भाई मैंने रेकी पसार किया था तो ये अच्छा परिणाम मिला, और वो कन्फेस करे तो ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करे तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। आपका काम देना है, लेना नहीं है। तो रेकी अगर वो डिमांड न करे फिर भी आप उनको दे सकते हैं, लेकिन बिलीफ है उसकी तो शेयर कीजिए बातों को, नहीं बिलीफ है तो शेयर मत कीजिएगा, आप अपना काम करके निकल जाइए, सिंपल। और एक दोस्तों जो बात है वो ये है अवेज के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी माता जी हैं तो वो जो करेंगे, क्योंकि दूसरा प्रश्न वही है कि अगर अवेज लेना जरूरी है या नहीं। बहुत सारे गुरु इस चीज को भी पकड़ के चलते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, अवेज लेना ही जरूरी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने उसका लॉजिक आपको बताया। कहीं ना कहीं कर्म हमारा खपता है या कहीं ना कहीं सामने वाले को एहसास होता है। फ्रैंकली मैं बताऊं दोस्तों, पहले ऐसा था कि जब मैंने ये इनिशियली रेकी सीखा था तो अंदर बहुत से अच्छे भाव थे, तो मैं क्या करता था कि कई लोगों को मुफ्त में रेकी देता था। फिर क्या होने लगा कि मैं मुफ्त में देता था तो जब उनको तकलीफ होती थी तो मुझसे शेयर करते थे, लेकिन अगर उनका कुछ अच्छा हुआ या मान लीजिए कि वो किसी और को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट किया या किसी और हीलर को कंसल्ट किया, वो मुझे नहीं बताते थे। कई बार इनिशियल लेवल पर तो ऐसा था कि मैं महीनों तक उनको रेकी देता था, और कभी कभार अगर सामने मिले या कभी बातचीत हो तो मुझे ये समझ में आता था कि यार उनको तो महीने पहले अच्छा हो गया था, वो एकदम नॉर्मल है, फिर वो बाहर घूम के आए। वो मुझे इंटीमेट करने की तसदीक भी नहीं लेते थे। उस टाइम पर बड़ा दुख होता था। दुख होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन होता था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लागणियों के साथ उनको रेकी पसार करता था। साथ में मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी कुछ अपेक्षाएं भी थी। अपेक्षा क्या था? पैसा नहीं था। अपेक्षा ये थी कि वो मुझे रिकॉग्नाइज करे, वो मुझे अपडेट दे कि आलाप रेकी से कुछ अच्छा है, बुरा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या एज इट इज है। यार जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप अपडेट देते हैं कि नहीं देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट फॉलोअप कब है और मुझे ये तकलीफ है। आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, इसके बाद क्या साथ में 3 4 5 डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? रेकी में ऐसा होता है। तो बेहतर है कि जो इंसान आपके लिए समय निकालता है, जो इंसान अपनी एनर्जी को आपके लिए कहीं ना कहीं यूज करता है, तो फिर बेहतर है कि वो कुछ डिमांड करे। दूसरी बात, मुफ्त का वैल्यू नहीं रहता है। मैंने देखा था इनिशियली जब मैंने रेकी मुफ्त में मैं देता था तो मेरे सेंटर पर बहुत सारे लोग आते थे, अपॉइंटमेंट के बिना आ जाते थे, अरे सर इमरजेंसी है करके आ जाते थे, ऐसे ही बातें करते थे। और फिर जैसे ही मैं उनको रेकी वगैरह हीलिंग वगैरह दे दूं, इसके बाद फिर वो कभी मुकर पीछे देखते भी नहीं थे। ठीक है, एज अ हीलर मेरा ये सोच नहीं होना चाहिए, वो सोच आज बना है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इनिशियली मैं हीलर था, जब मेरा इनिशियल स्टेज था, जब मेरा एक स्ट्रगल पीरियड था, जब मैं एक प्रोफेशनल हीलर की हैसियत से जब मैं खुद को कहीं ना कहीं सेट कर रहा था, तब तो लगता है यार सीधा सा हिसाब है। मुझे कहीं और से फिर समाचार मिलती हैं कि वो तो किसी और तीसरे 3 लोगों को भी बोल के रखा है, वो वहां पर भी हीलिंग के लिए जाते हैं। कई बार मैं रेकी को सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स रखता था, बहुत सारे लोग आते थे। फिर तरीका ये होता था कि उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ता था, तो ये भी दुख होता था कि यार जब आपके लिए कोई व्यक्ति मुफ्त में कुछ काम कर रहा है तो आप उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? और अगर आपको इच्छा नहीं है तो मत जाइए ना। और सबसे दुख की बात यह है कि रेकी प्रोफेशन को सबसे मेडिकल की टर्म, अगर मेडिकल फील्ड में हम देखें तो सबसे लास्ट में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले एलोपैथी में जाता है, इसके बाद होम्योपैथी या आयुर्वेदा में जाता है, इसके बाद और कहीं पर जाता है, बुआ है, माता जी है, मंदिर है, XYZ वगैरह वगैरह वगैरह। बस इसी कैटेगरी में रेकी को डाला जाता है।
रेकी भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से गिनी जाती हैं। तो पेशेंट ज्यादातर लास्ट में आते हैं। जो व्यक्ति लास्ट है, इसका मतलब कि वो हर एक जगह पर जाके आया, हर एक जगह पे वो जाके हताश होके आया है, और जब वो रेकी के लिए आता है तो उस टाइम पर उसकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं और वो इम्पेशेंट हो जाता है। अगर हीलर आपको ये बोलता है कि भाई महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, आपको हर रोज आना पड़ेगा, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे से जितनी भी थेरापी उसने की है कहीं ना कहीं असफल होकर निकला है और उसका रिएक्शन रेकी पर आता है। जो भी है दोस्तों, मैं तो यही मानूंगा कि अगर इस पृथ्वी से सही ढंग से विदा लेना है, वापस हमें पुनर्जन्म में नहीं आना है, तो बेहतर है कि हम हमारा ऋण यहां कहीं निपटा के चलें, तो ये सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिसे हम और आगे लेने का प्रयास करते हैं। एक लेडी ने ये पूछा है कि भाई एनर्जी थेरापी जो है, जो रेकी की एनर्जी थेरापी है, वो और मसाज थेरापी वो सब एक हैं? जी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। जो भी मसाजिस्ट हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रेकी को सीखे हुए होते हैं। तो हो सकता है कि जब वो मसाज करते हैं उस टाइम पे रेकी का भी प्रयोग करते हो, लेकिन मसाज की थेरापी और रेकी की थेरापी दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों की जो फिलोसॉफी है वो अलग है। जहां तक मैं मानता हूं वहां पर मसाज में उनका जो पॉस्चर है, उनका जो प्रेशर है, कहां पर देना, किस तरीके से देना, कौन से ऑयल से करना, वगैरह 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 कुछ है। रेकी में ऐसा कुछ नहीं है। रेकी में सिर्फ अगर आप टच करके रेकी देते हैं तो वो टच खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप परोक्ष तरीके से रेकी देते हैं, डिस्टेंस लेवल से रेकी देते हैं, तो वो एक अलग तरीके से रेकी दिया जाता है। तो मसाज की जो थेरापी है और रेकी की थेरापी दोनों एक नहीं है। और जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये वापस 90% वाला प्रश्न आया। रेकी एक प्रकार का ब्लैक मैजिक है, और ये बात तो भी लेटेस्ट मेरे यहाँ मेरा एक स्टूडेंट आया था। स्टूडेंट का मतलब जो, जब मैं एक टीचिंग फील्ड में था तो मैंने उसको पढ़ाया था, तो वो और उसकी बीवी आए थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात छेड़ी कि रेकी ब्लैक मैजिक है या क्या है। प्लीज, रेकी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। रेकी कोई हिप्नोटाइज वाली थ्योरी नहीं है। रेकी खुद की एक प्रोस्पेरिटी है। रेकी एक अपने अलग तरीके से आगे बढ़ती है। तो हाँ, कई बार ये होता है कि जब हीलर कुछ ऐसी ऐसी मुद्रा करता है, पॉस्चर्स करता है, या प्रार्थना करता है, या सिंबल्स ड्रॉ करता है, तो आपको ये लगता है कि ये क्या कर रहा है। कई बार रेकी की जितनी भी जो है अपनी थेरापी, वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी गुड्डे गुड्डी को रखकर भी हम रेकी दे सकते हैं। जैसे अपने पिक्चर्स में होता है ना, ब्लैक मैजिक वाले पिक्चर्स में, कि एक बाबा जी हैं और वो एक अघोरी टाइप का आदमी है और वो एक गुड्डे पर कुछ करता है और सामने उस इंसान को कुछ होता है। बात ऐसी ही है, लेकिन हीलर क्या करता है कि गुड्डे या गुड्डी को रखकर वो ये एक विजुअलाइज करता है कि वो अपना पेशेंट है। पेशेंट का जो भी कोई चक्र है जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो उस चक्र को बैलेंस करता है, उनके ऑरा को कहीं ना कहीं वो सही ढंग से बैलेंस करता है। रेकी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, वो कोई हिप्नोटिज्म की थ्योरी नहीं है, न तो वो मसाज वाली बातें हैं। रेकी में जो सिंबल ड्रॉ किए जाते हैं वो आइडियली एज अ हीलर हमें ऐसा होता है कि वो हमें मन में ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन कई बार कई हीलर्स वो नहीं कर सकते, तो वो आपके सामने ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये लग रहा है कि वो कर क्या रहा है। कई बार कई लोगों को ये लगता है कि यार आप यहां पर बैठे हैं, आपका कोई पेशेंट अमेरिका में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप अमेरिका ऐसे कैसे एनर्जी भिजवाओगे, ये तो ब्लैक मैजिक ही होगी। ऐसा भी नहीं है, वो ब्लैक मैजिक नहीं है, वो व्हाइट एनर्जी है, वो सफेद सकारात्मक ऊर्जा है। और अगर मान लीजिए कि खराब सोच अगर सामने वाले इंसान को अफेक्ट करती है, वो सामने जाती है, तो अच्छी ऊर्जा नहीं जा सकती है, वो भी तो जा सकती है ना।
बस रेकी वही है। तो रेकी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, रेकी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है। रेकी सिर्फ आपके हृदय के भाव से, जिसे बोलते हैं ना अपन टेलीपैथी। अपन टेलीपैथी क्या होता है? तो टेलीपैथी में हम ये बोलते हैं कि यार मैंने आपके बारे में कुछ सोचा और तुरंत आपका फोन आया। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप कुदरत से जितना जो भी, बस रेकी वही है, कुदरती जो भी सोर्सेस हैं उसका उपयोग करके रेकी वो एनर्जी को आगे ट्रांसफॉर्म करती है, अपने पेशेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्म करती है। ये रेकी है। कृपया इसे ब्लैक मैजिक मत समझिए और नहीं इसका कोई गलत प्रचार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमें आपकी फोटोज चाहिए। फोटोज हमें इसलिए चाहिए कि आपकी जो फोटो है वहां से मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो ये पेशेंट है, ये पेशेंट कैसा दिखता है, उसके चक्रास कैसे हैं, उसके ऑरास कैसे हैं। देखिए मान लीजिए अगर आप पर्सनली मेरे साथ आके मिलते हैं तो पक्का मैंने एक बार आपको देख लिया तो पूरा स्कैनिंग हो जाएगा आपका बॉडी का, ऑरा स्कैन हो जाएंगे, आपके चक्रा स्कैन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं मिल सकते हैं तो अगर मुझे रेकी को पास करना, मैं कैसे पास करूंगा? रेकी एनर्जी को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा? रेकी शक्ति को मैं कैसे आगे गाइड करूंगा कि शक्ति आप यहां पर जाइए, इस इंसान में जाइए, इसका इस चक्र, इस ऑर्गन को आप एक्टिवेट कीजिए। मैं कैसे करूंगा? मैं नहीं कर सकता। इसीलिए ज्यादातर ये होता है कि हम हीलर्स आपसे आपकी फोटोग्राफ मंगवाते हैं। तो कई लोगों को ये लग रहा है कि फोटोग्राफ से ये अब कुछ तंत्र मंत्र करेगा। अरे नहीं रे, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ आपकी फोटोग्राफ से हमें समझ में आता है कि किस इंसान को कहां पर हमें रेकी पसार करनी है, प्रवाहित करनी है, बस और कुछ नहीं। और ज्यादातर हम ये भी करते हैं कि अगर आपसे आपकी फोटोग्राफ ली तो फोटोग्राफ को लेने के बाद अगर रेकी का काम संपूर्ण हो जाता है तो हम आपको आपकी फोटोग्राफ को वापस दे देते हैं। कई लोगों को ये लग रहा है कि ये फोटोग्राफ के साथ कुछ चेड़ा करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब दूसरी एक बात मैं बताऊं कि जैसे एक्यूप्रेशर की बात है, एक्यूपंक्चर की बात है, ऐसे ही कई बार होता है कि रेकी शक्ति में भी हम ये करते हैं कि जैसे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफर हम अपना हाथ रखते हैं कोई चक्र पर, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पर, कि जिसकी वजह से हमारी एनर्जी, हम ये विजुलाइज करते हैं कि वो उस इंसान में, उस ऑर्गन या उस चक्र पर जाती हैं, उससे बैलेंस करती हैं। कई बार ये भी होता है कि हम हमारा हाफ पार्ट, ये पार्ट मेरा है, या तो जो थाई का है, राइट साइड का थाई मेरा खुद का है, और फिर हम वहां पर हाथ रख के ये फील करते हैं। आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक एज अ हीलर, अगर कोई अच्छा सा हीलर है ना, तो वो आपके बॉडी में आपकी जो तकलीफें हैं वो महसूस कर सकता है, उसे रिमूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो आपके जो गुरु हैं या तो जो भगवान है, शिरडी के साईं बाबा भगवान है, हम उनको ग्रेटेस्ट रेकी मास्टर बोलते हैं। जबरदस्त हीलर थे। उनके जितने भी डिवोटीज थे जिनको कोई तकलीफ होती थी तो साईं के पास जाने के बाद वो उनकी तकलीफें दूर हो जाती थी। वो कैसे करते थे? ये अच्छे भाव के साथ करते थे। ऐसा है, ठीक है, उसके लिए हमें आगे डिबेट में नहीं जाना है, बट कृपया ध्यान रखें, रेकी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। हम आपके पास जो फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए, आपके चक्रा को समझने के लिए, आपके ऑरा को समझने के लिए। हम जो भी कुछ ऐसे ऐसे करते हैं वो हमारे सिंबल्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। और कई बार अगर गुड्डे गुड्डी या टेडी बेयर के साथ अगर आपको ये लग रहा है कि ये आदमी टेडी बेयर के ऊपर अपने हाथ वगैरह रख के जो बैठा है, वो सिर्फ हम आपके चक्र को बैलेंस करते हैं। और हर एक गुरु की, हर एक रेकी हीलर की खुद की एक अलग सी टेंडेंसी होती है, एक अपना एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से करता है। लेकिन रेकी कभी बैक नहीं मारती है। कई लोगों का ये मानना है कि हमें नुकसान करेगी। कैसे कर सकती हैं? देखिए, एलोपैथी में अगर आप दवाई लेते हैं तो दवाई की साइड इफेक्ट्स हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज को आप बॉडी के अंदर डालते हैं। लेकिन रेकी में हम कुछ ऐसी चीजें नहीं डालते हैं, सिर्फ एनर्जी से उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो वो बैक कैसे मारेगा? वो पॉसिबल ही नहीं है।
हाँ, इनिशियल लेवल पर आपको ये लगे हैवीनेस लग रहा है या कुछ बॉडी में अनइवन सा लग रहा है, तो वो होगा। उसका मुख्य कारण ये है कि जब आपको एनर्जी दिया जाता है तो आपका जो बॉडी है वो बॉडी जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम पे उस बॉडी का वो लेवल नहीं होता है और उस टाइम पे वो फीलिंग रहती है। वापस मान लीजिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है, आईवी चढ़ाई जाती है आपको, ठीक है। उस टाइम पर जब इनिशियली जब उस बोतल को चढ़ाया जाता है तो आपको क्या फीलिंग आती है? कुछ अनइवन सा लग रहा है उस जगह पे। क्यों? क्योंकि आपकी नस में बाहर से कुछ लिक्विड फ्लूइड को डाला जाता है, तो आपका जो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टाइम के लिए डिस्टर्ब होगा। तो उस टाइम पे बॉडी बोलता है यार कुछ अनइवन हो रहा है, बट जैसे जैसे वो सिमेट्री होगी इसके बाद कुछ नहीं होगा। एनर्जी का भी यही है, जब आपको एनर्जी देते हैं, आपने इतने साल तक एनर्जी नहीं लिया या इतना बड़ा टॉक्सिन आपके बॉडी में है, तो जब वो एनर्जी जाएगा, बनाएगा, आपको साफ सुफ करेगा, तो इनिशियली आपको कुछ लगेगा कि समथिंग इज हैपनिंग, लेकिन ये सब कुछ टेम्पररी होता है। वो जैसे ही बैलेंस हो जाएगा आपका बॉडी, आपके चक्रास या तो आपके ऑरा, इसके बाद ये सारी चीजें वहां से बंद हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो रेकी खास ध्यान रखिएगा कि एक एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो कतई खराब काम नहीं कर सकती। मैं एक और बताऊं कि रेकी अगर मान लीजिए मैं या खराब सोच के साथ या तो खराब डिसीजन के साथ, अफर्मेशन के साथ अगर मैं कुछ रेकी पास करूं तो रेकी मेरे ऑरा से बाहर जाएगा ही नहीं। ये रेकी का नियम है। मेरी जो ऑरा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका दांपत्य जीवन सही है और अगर मैं चाहूं कि इसका दांपत्य जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए और इसके लिए अगर मैं रेकी देना चाहूं, मैं रेकी देना चालू करूं, तो भी रेकी मेरे ऑरा से बाहर नहीं जा सकता है। तो फिर हद होगी। मैं आपके लिए कुछ खराब सोच के मैं कैसे रेकी को पसार कर सकता हूं? रेकी जब मेरे ऑरा से बाहर ही नहीं जाएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज इसको इतना ज्यादा नेगेटिव मत लीजिए। ये कुदरत का करिश्मा है, ये ऊर्जा जबरदस्त है। तो प्लीज आप इसका थोड़ा सा विवेक रखिएगा। दोस्तों, प्रश्न बहुत सारे हैं, तो अब हम इसी सेशन को नेक्स्ट सैटरडे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे इसी मंच पर हम वापस 4 बजे रेकी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मिथ्स, रेकी के लिए जितनी भी भ्रम है, जितनी भी गलत मान्यता हैं, ये मान्यताओं को अगर आप कहीं ना कहीं फेस करते हैं या आपको मेरे साथ वो शेयर करनी है या कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपकी जो भी मान्यता है या आपके आसपास के लोगों की जो भी मान्यताएं हैं, आप उनको प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9824110584 98 241 10 584, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है आलाप AALAP दोषी DOSHI 171175 आप यहां पर मुझे जितने चाहे इतने प्रश्न भेजिएगा। मैं चाहूंगा दोस्तों कि अगर ये सेशन 2-3 बार और भी लंबा चले तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप रेकी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके आसपास वाले रेकी को ये दरजा न देंगे। और आज वापस मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपके जितने भी टीचर्स हैं, इन सभी को आप हृदय से याद कीजिएगा, इन सभी को आप हृदय से प्रणाम कीजिएगा। वरना आज हमारी औकात क्या है या तो क्या होनी चाहिए थी, या आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हमारे जीवन को जिन लोगों ने रंगों से भरा है, जिन लोगों ने अच्छे से कल्टीवेट किया है, अच्छी से नक्शिकाम की हैं, हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? और ये टीचर्स आपके घर के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। देखिए साहब, दुनिया गोल है। अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं
तो बच्चों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। एज अ हीलर, जब आप लोग मेरे से कुछ सीखते हैं तो मैं अपने पेशेंट से, क्लाइंट से भी बहुत कुछ सीखता हूं। तो दुनिया में लेन देन वाला व्यवहार तो चलेगा ही चलेगा। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो मैं आज आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सो ऑल यू माय टीचर्स, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सो दोस्तों, बस इसी तरीके से इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे और मुझे आपका इसी तरीके से सारा साथ सहकार मिलता रहे, यही आप सभी से निवेदन है। और ऐसे ही मस्त जीवन को जीविए, बराबर। सो हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्ते।